हे गाइस, सो माय नेम इज़ राहुल गंगोत्री एंड आज हम बात करेंगे कोड इग्नाइटर के बारे में। तो कोड इग्नाइटर एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिन लोगों को नहीं पता। और जैसे मतलब लार्वल है, केक पीएचपी है, या फिर सिम्फनी है, या फिर वाई फ्रेमवर्क है। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसमें से एक है कोड इग्नाइटर जो कि मतलब बहुत एक टफ फ्रेमवर्क जिसे हम कह सकते हैं वो है। बाकी और ये फुल्ली फीचर्ड है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत एक रॉबस्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं इसमें हमें। तो आज ये फर्स्ट वीडियो होगी सीरीज़ की, तो ये पूरी एक सीरीज़ होने वाली कंप्लीट कोड इग्नाइटर 4 पर। और इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि कोड इग्नाइटर में कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंस्टॉलेशन से। तो अभी मैं कोड इग्नाइटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो हम यहाँ पे जाते हैं, टॉप हेडर में देखेंगे तो डाउनलोड का बटन दे रखा है। कोड इग्नाइटर को डाउनलोड करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप मैनुअल इंस्टॉल कर लो या फिर कंपोजर के थ्रू कर लो। अब जिनको कंपोजर नहीं पता तो ये कंपोजर है, getcomposer.org से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कंपोजर को। और बस एक मतलब छोटा सा एक जिप EXE फाइल होगी, उसे इंस्टॉल कर लीजिए, बस ख़त्म। और यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए या तो आप यहाँ से जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इंस्टॉलेशन सेक्शन में जाके आपको कंपोजर इंस्टॉल पे जाना है। तो यहाँ पे आपको एक कमांड दिखेगी, आपको ये कॉपी कर लेनी है जस्ट, और अपने रूट डायरेक्टरी में जाना जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। तो मैं यूट्यूब के अंदर मैं एक अपनी रूट डायरेक्टरी बना लिया। मैं यहाँ पे एक कमांड लाइन खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे को सिंपली वो जो मैंने कमांड कॉपी करी थी कंपोजर की, कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट और कंपोजर कोड इग्नाइटर 4/ऐप स्टार्टर, और फिर हमारे प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ जैसे demo_project। ठीक है, अब मैं एंटर मार देता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है अभी। सो हियर इट इज़, हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। और इसके बाद आज सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टॉलेशन हमने देख लिया। अब हम एक बारी प्रोजेक्ट का मतलब फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो मैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो मैं बेसिक सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ये तो गिटहब का है, मतलब ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट वो आता है। और बाकी हम ऐप से स्टार्ट करते हैं। तो ऐप में हमारा सबसे पहले होता है कॉन्फ़िग में हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल्स होती हैं, जिसमें हमें डेटाबेस की फ़ाइल होती है और एक ऐप की फ़ाइल होती है जो मेन होती है हमें। तो डेटाबेस की फ़ाइल में हमें क्या करना होता है कि सारी डेटाबेस की डिटेल्स इस फाइल में रहती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपना होस्ट नेम और ये सब डाल सकते हैं डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। बाकी उसका एक और तरीका है कोड इग्नाइटर 4 में, जो मैं अभी बताऊँगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और ऐप में हमारी क्या होता है कि हमारी जितनी भी बेसिक ऐप की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे ऐप का बेस यूआरएल क्या होगा, आपका टाइम जोन, बेसिक टाइम जोन क्या होगा, और ऐप में जो कुकी होती हैं, कुकी का नाम क्या होगा सेशन का, और CSRF टोकन की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर कैसे क्या होगा, और उसमें नाम क्या होगा अगर होगा तो जो हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब बात कर लेते हैं हम कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर एक फ़ोल्डर है जिसमें हमें बेस कंट्रोलर मिलता है, जिसमें हमारी बेस कंट्रोलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। और हमारा एक होम कंट्रोलर होता है जो हमें कोड इग्नाइटर डिफ़ॉल्ट बेसिस पे बना के देता है, जो हमारी लेआउट का फर्स्ट पेज होता है। ये हो गया। और हमारा डेटाबेस में वही हमारा कुछ नहीं, मतलब ये तो मतलब आपको छेड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो और फिल्टर्स भी आपको नहीं देखना पड़ेगा कभी भी। हेल्पर्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कस्टम हेल्पर बनाने के लिए, जो हम आगे चल के इस सीरीज़ में देखेंगे। हेल्पर्स क्या होते हैं कि कोड इग्नाइटर कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए हेल्पर्स पर डिपेंडेंट रहता है, फिर लाइब्रेरी पर डिपेंडेंट रहता है। तो हम अपने कस्टम हेल्पर बना सकते हैं। हेल्पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसमें आप यूज़र का टाइम जोन के बेसिस पे उसका टाइम सेलेक्ट करवा रहे हैं। तो आपको उस फंक्शन में केवल यूनिक्स फॉर्मेट में टाइम पास करना है, और आपका फॉर्मेट टाइम आपके टाइम जोन के हिसाब से बन के आ जाएगा। ये बेसिक फंक्शन है एक। तो आप इसको एज अ हेल्पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट में कहीं भी उस फंक्शन को आसानी से यूज़ कर सकें। जस्ट लाइक इंक्लूडिंग और फंक्शन के लिए आप एक फ़ाइल बना लेते हैं और उसको इंक्लूड करते रहते हैं हर फाइल में, आपको वो ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक फ़ाइल बना लीजिए यहाँ पर, और अपने कहीं भी आप अपने प्रोजेक्ट में फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं विद जस्ट लोडिंग द हेल्पर। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, इस पूरी सीरीज़ में बताऊँगा। बाकी फिर लैंग्वेजेस में आपको, अगर आप मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और लाइब्रेरीज़ में मैंने जैसे आपको बताया कि लाइब्रेरी भी आप अपनी कस्टम लाइब्रेरी बना सकते हैं, फिर कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं। और मॉडल्स में जो हमारे मॉडल्स बनेंगे, जो डेटाबेस से इंट्रैक्शन होता है कोड इग्नाइटर में, मतलब कोड इग्नाइटर क्या होता है कि कंट्रोलर जो होता है वो रिक्वेस्ट लेता है यूज़र से इनपुट, एंड
देन मॉडल जो है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, यानी कि डेटाबेस से अगर कोई हैंडलिंग है तो वो करता है, या फिर जो रिस्पॉन्स देना है वो देता है, तो वापस कंट्रोलर को देता है, एंड देन कंट्रोलर पास दैट ऑन द व्यू, जो हमें एंड यूज़र को जो दिखाई देता है तो वो व्यू करता है। अब व्यूज़ के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो व्यूज़ में ये हमारी फर्स्ट फाइल है और ये एरर्स की फ़ाइल है, इसमें हमारी सारी एरर वाली फाइलें होती हैं। अगर आपको कोई एरर देना है यूज़र को कस्टम, तो आप यहाँ पे अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं। बाकी ये हमारी फर्स्ट फाइल है जो हमारे को सामने दिखेगी, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब सेकंड फोल्डर हमारा आपकी वजह आता है, वो आता है पब्लिक, जो हमें यूज़ आएगा। तो पब्लिक में हम सारे अपने एसेट्स रखते हैं, जिसमें हमारी इमेजेस आ जाती हैं, या फिर स्टाइल शीट आ जाती हैं, या फिर हमारी JS फाइल आ जाती हैं, वो सारी हमारी यहाँ रहेंगी। तो क्या होता है कि कोडिग्नेटर 3 से कोडिग्नेटर 4 में पूरा एक नया फुल एक फ्रेमवर्क नया बिल्ड हुआ है, ताकि क्या है कि आपने देखा होगा लार्वल में हमारा पब्लिक फ़ोल्डर होता है, अगर जिन लोगों को पता है तो पब्लिक फ़ोल्डर क्या होता है कि अगर आप एंड यूज़र जो होता है वो पब्लिक फ़ोल्डर को ही एक्सेस करता है, पब्लिक फ़ोल्डर के बाहर वो नहीं आ सकता। सबसे बड़ी बात होती है कि वो जो इंटरनल फाइल्स हैं, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, या फिर जो डेटाबेस से इंटरेक्शन है, या फिर कंट्रोलर्स हैं, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता, तो सिर्फ वो पब्लिक को देखता है। उससे क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सिक्योर हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो टेस्ट केसेस अगर हमें लिखने हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी वेंडर जो हो गया हमारा, जो कंपोज़र बना के देता है वो हो गया, और राइट टेबल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये रहने देते हैं। अब सबसे पहले क्या रहेंगे कि यहाँ पे एक फ़ाइल है सिर्फ env, तो हमें सबसे पहले इसे रीनेम कर देना है, .env कर देना है इसे। ये क्या रहता है, हमारी बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है प्रोजेक्ट की वो रहती है इसमें। अब CI इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, सब कुछ जो है अभी कमेंट हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे हैश लग रखा है, तो जो हमें चाहिए वो हम अनकमेंट कर देंगे। तो CI इन्वायरमेंट जो होता है, ये प्रोडक्शन रहेगा या फिर डेवलपमेंट रहेगा, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। और अगर आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो अपने डेटाबेस की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको और कुछ इसमें अपना कस्टम कुछ API की वगैरह यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट में ग्लोबली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया .env के लिए, और मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ सारी फाइल्स। एंड इसमें एक और फाइल का एडिशन हुआ है, स्पार्क, जो आपका CLI है कोडिग्नेटर के लिए, जिसमें आप स्पार्क के थ्रू काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊँगा। अब हम खोल लेते हैं अपना लोकल होस्ट एंड देन YouTube/ हमारा डेमो प्रोजेक्ट, और ये हमारा पब्लिक के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेमो प्रोजेक्ट जो है, इसमें ये हमारा सारी फाइल्स हैं, जिसके अंदर हमारा कंट्रोलर वगैरह सब कुछ है, लेकिन ऐप डायरेक्टरी यहाँ पे दिखेगी नहीं, क्योंकि वो एक हिडन हो जाती है HTXS के थ्रू। तो वो पब्लिक हम जो है देखेंगे अगर, तो हमारा सब कुछ दिख जाएगा। तो व्यूज़ के अंदर हमारी ये वाली फाइल जो आप करंटली जो पेज देख रहे हैं वो व्यूज़ है। व्यू में जो welcome_message.php वाली फाइल है वो यहाँ पे शो हो रही है, और इसका जो कंट्रोलर है वो है होम कंट्रोलर। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं होम, देन वी कैन सी हिट, एंड अदरवाइज हमारा 404 एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक होम लिखेंगे तो ये फाइल शो होगी। तो जिससे कि हमें पता लगता है कि कंट्रोलर कौन सा है, तो होम कंट्रोलर है। कोडिग्नेट में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको राउटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन हम कस्टम राउट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो राउटिंग क्या होती है कि आपको मान लीजिए कोई, अभी तक अगर आप कोर PHP यूज़ कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि index.php (ID = this and name = this, वो करने की बजाय आपको क्या रहता है कि home/1/ राहुल या फिर कुछ भी नाम, तो क्या रहता है कि उसमें आपका ईजीएस्ट वे में राउटिंग हो जाती है, क्या यूज़र फ्रेंडली क्लीन URL बन जाते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ये आपका मेन पेज हो गया, और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो कंट्रोलर होते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं, और अपने कस्टम कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं, और राउट कैसे दे सकते हैं उन्हें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।